बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन के ऊपर एसेस हर साल आते हैं और ख़ास तौर पे आजकल तो हायर एजुकेशन के ऊपर जो एसेस आप अच्छा मटेरियल हासिल करना चाहते हैं तो एजुकेशन पर रसल के एसेस ज़रूर पढ़ें, स्ट्रेचे के एसेस ज़रूर पढ़ें। वो नोट्स मौजूद हैं 100 कलेक्टेड एसेस, उसमें से आप पढ़ सकते हैं जो कि हमूदुर रहमान ने किए हैं, उसको कंपाइल। इसके अलावा परवेज़ हूद बाय जो कि डॉन में भी कॉलमिस्ट हैं, वो लिखते हैं एजुकेशन के ऊपर। उनके डिफरेंट कॉलम्स पड़े हुए हैं आपके नेट के ऊपर। आप गूगल करें, आपको उनके कॉलम्स मिल जाएंगे, आपको डिफरेंट ओपिनियन एजुकेशन और हायर एजुकेशन के ऊपर मिल जाएगी। एक जो पर्टिकुलर ऐसे 3 दफ़ा CSS PMS में आ चुका हुआ है और काफ़ी अरसे से उसके ऊपर बात हो रही है, और अगर आप उस ऐसे को अच्छे तरीके से कर लेते हो या समझ लेते हो कम अज़ कम, तो एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। वो है मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन। इम्पॉर्टेंटली इट ऑल्सो केम इन 2013। CSS 2013 में ये आया था, उससे पहले भी आ चुका है, PMS में भी आ चुका है। और मज़े की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फ़ेल हुए थे। उसमें जो मैंने मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से एसेस लिखा के देखे या उनकी आउटलाइंस लिखा के देखी और डिस्कशन करके देखी कि क्या उन्होंने लिखा है, मेन फ्लॉ उनका ये था कि उन्होंने लिखा कि एजुकेशन का पर्पस ये है कि ये इकॉनमी अच्छा करती है, इससे आपकी सोशल स्टेटस जो है बढ़ जाता है, इससे पॉवर्टी ख़त्म होती है और इससे नेशनल इंटीग्रेशन आती है, इससे आपकी साइंस टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा होता है, आपको बहुत सारे साइंटिस्ट्स मिलते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत सारे एबल बॉडी मैन मिलते हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे जजेस मिलेंगे आपके इदारों के लिए, आपकी जुडिशरी के लिए, अच्छे जनरल्स मिलेंगे, फ़ौजी मिलेंगे आपको, आपके फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के लिए, अच्छे आपको लेजिस्लेचर्स मिलेंगे अपनी पार्लियामेंट के लिए। तो इस तरह से एजुकेशन के बहुत सारे काम हैं और उन्होंने इसके ऊपर एम्फेसाइज़ किया। इससे टेररिज्म ख़त्म कर सकते हैं, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। याद रखें कि ये एजुकेशन का मकसद ज़रूर है, लेकिन ये मेन पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रसल को पढ़ें अच्छे तरीके से, तो रसल और इस तरीके के बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि जो मेन पर्पस है एजुकेशन का वो है सोशल पर्पस। मसलन किस तरीके से एजुकेशन पॉलिश करती है इंसान को कि वो सोसाइटी में फिट इन हो सके, उस सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सके, किस तरीके से करेक्टर बिल्ड करती है। इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू बिल्ड द करेक्टर, not to make Einsteins and Raphaels, even Newtons and Wright brothers. This is not the main function of it, although this all falls within the precinct of education, but it is not the main purpose. Main purpose is something else, and that main purpose is very ordinary, and it's a very ordinary means to achieve very ordinary end. We can say that education जो है वो आपको पहचान दिलाती है कि why have you come here on this earth. करेक्टर अच्छा नहीं होगा, आपकी सोल इनलाइटन नहीं होगी, you have not recognized the purpose for which you have come, you do not have the regard for humanity. Education has not generated the pluralistic society, that has not given you tolerance. If it has failed to give critical critical view to human being or individual of that society to differentiate from right from wrong, so then there is no purpose of education fulfilled. अगर आपने साइंटिस्ट ही बना दिए, बड़े एजुकेटेड लोग मैंने देखे हैं और करेक्टर के माड़े देखे हैं, मॉरली इतने अच्छे नहीं देखे हैं। मैं इसमें से आपको एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। एक जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े जो एंकर पर्सन भी हैं, सेठी, उनकी बीवी हैं जुगनू,
तो उनसे पूछा गया, उन्होंने खुद से एक दफ़ा बता रही थी जियो के ऊपर कि जब वो रिपोर्टर थी, यंग थी, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से क्वेश्चन किया कि बीबी आपकी इतनी फॉलोइंग है, आप इतनी फेम है आपकी, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी जो है भुट्टोइज़म, वो एक तरह से बिलीफ और एक फेथ बन चुका है वो लोगों में, इसके बावजूद इतनी करप्शन क्यों? तो वो कहती हैं कि मैं हैरान रह गई कि बेनज़ीर भुट्टो जैसी इतनी इनलाइटेंड और ऑक्सफोर्ड लिटरेट बंदी ने ये जवाब दिया कि देखो जुगनू, हम लोग डिक्टेटरशिप की बाकियात के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जो जनरल ज़ियाउल हक डिक्टेटर थे, उन्होंने हमारे जो वर्कर्स थे उनके ऊपर बहुत सारा जुल्म किया और उन्होंने अपने लोगों को बहुत सारा नवाजा है। अब चूँकि हम अब पावर में आए हैं तो हम उन लोगों को क्यों ना नवाजें जिन्होंने मारें खाई हैं और इस सारे सिस्टम में उनका भी हिस्सा है। इसका मतलब है देयर वाज एन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ करप्शन, कि अगर वो पावर में आए हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों को नवाजने का मतलब तो सीधा साधा ये है कि उनको करप्शन करने की इजाज़त दी जाए। तो देयर कम्स एजुकेशन। इवन यू have studied in Oxford University, Cambridge University, and your character has not been built, you're not thinking for your people, or if you have not the fear of God in your heart, then what is the purpose of education? If the purpose of education is that you're speaking English, you wear good dresses, you have that sense of attire, and you go in the elite class and you, present yourself well, this is not the main purpose of education. आप अच्छा बोल रहे हो, that's good, that gives a good image. आपकी social interaction अच्छी है, that's good. आपकी एजुकेशन ने आपकी सोशल ग्रूमिंग कर दी है और आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार ज़ाहरी तौर पर नज़र आए, दैट्स गुड. लेकिन व्हाट इफ़ दिस एजुकेशन हैज़ फेल्ड टू चेंज योर इनर साइड, योर कैरेक्टर एथिक्स? That character ethics means you have the power to control yourself. Control yourself when the red signal is on, right at the dead hour of night, and there is no constable. Still, you are waiting for that red signal to turn into a green signal. That is the control you are showing over you. And if this education has not given that control on your soul or your inner character, then it means there is no need of that apparent or outward personality ethics. So this is character ethic which education really means to build. और अब मैंने एक आउटलाइन आपके लिखी है, ये सारी आउटलाइन, चूँकि बोर्ड छोटा है इस वजह से सारी आउटलाइन नहीं लिख पाया, लेकिन आपको कम से कम पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, और इसकी पिक्चर मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा, ज़रा करीब कीजिएगा. मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, थीसिस स्टेटमेंट लिखी, और देखें आपने थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आपने अपने पूरे ऐसे का थीम लिखना है. मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि टाइम पूरा सेंटेंस नहीं लिख सका, तो आप लिख सकते हो कि पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट मेकिंग आइंस्टाइन, राफेल, न्यूटन्स and other great personalities. This is not the true purpose. The true purpose is character building. बस इतना आपने लिखा, it means you have shown the theme of your essay. और आपका एग्जामिनर समझ गया, हाँ यार इस बच्चे ने कुछ थोड़ा सा थीम सही दिया है. अब आप देखते हैं जो ट्रेडिशनल व्यू है एजुकेशन की मीनिंग का, वो है ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को ट्रांसमिट करना, करियर सीकिंग कि मेरा करियर अच्छा बन जाएगा, मुझे डिग्रियां अच्छी मिल जाए, परसूट ऑफ मटेरियल गेन्स. और ये सारा कुछ क्या है, ये है पोस्ट मॉडर्न ईथोस. पोस्ट मॉडर्न जो वैल्यूज़ हैं जो अमेरिका से स्टार्ट हुई 1945 के बाद ज़्यादा वो पावरफुल हुई. पोस्ट मॉडर्न ईथोस का मतलब है कि एजुकेशन का मकसद होना चाहिए डिग्री हासिल करना, मटेरियल परसूट, जितनी अच्छी डिग्रीज होंगी उतनी अच्छी उसको जॉब मिलेगी, और ह्यूमन कैपिटल का तस्वर बना कि इंसान कल्चरल प्रोडक्ट नहीं है बल्कि इंसान कैपिटल है. तो ये कैपिटल विच कैन बी यूज्ड इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड द पर्पस, द पोस्ट मॉडर्न पर्पस ऑफ एजुकेशन. दैट पोस्ट मॉडर्न पर्पस ऑफ एजुकेशन इज मटेरियल गेन के लिए एजुकेशन हासिल करना, करियर अच्छा बनाना और वगैरह वगैरह. ये सब्सिडियरी पर्पसेस
ट्रेडिशनल व्यू जो है वो सब्सिडियरी पर्पसेस को फुलफिल करता है। मसलन इकोनॉमी को बेहतर बनाना, जैसे जनरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, सप्लाई ऑफ एबल बॉडीड मेन फेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रेजिंग सोशल स्टेटस। आप गरीब हो, आप ज़रा अच्छे स्टेटस में आ गए हो, अच्छी नौकरी मिल गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाना। अब फुलफिलिंग द पोस्ट मॉडर्न नीड्स, ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये फुलफिलिंग द पोस्ट मॉडर्न नीड्स, एंड पोस्ट मॉडर्न नीड्स में एजुकेशन का मेन मकसद है मटीरियलिज्म, आपकी मटीरियल गेन, आपकी मार्केट गेन। अगर इंसान इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर काम नहीं कर रहा, उसके आइडियाज़, तो इसका मतलब है कि उसकी एजुकेशन का इतना फ़ायदा नहीं है। यानी मैन हैज़ बिकम ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम अ कल्चरल प्रोडक्ट। तो ह्यूमन कैपिटल मटीरियलिज्म होती है कि इंसान एक दौलत है। एक बंदा एक तनख्वाह कमा रहा है, मैं फ़र्ज़ करो 20,000 कमा रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या है? 20,000। मेरी वैल्यू मेरा कैरेक्टर है भाई। मेरी वैल्यू ये है कि मैं इंसानों का ख्याल रखता हूँ कि नहीं। मेरी वैल्यू ये है कि मुझे मेरी वालदा ने, मेरे घर वालों ने, मेरी मस्जिद ने, मेरे स्कूल्स ने मुझे कितना ट्रेन किया। मेरी वैल्यू ये नहीं है कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, 4 लाख कमा रहा हूँ। यहाँ पे तो बड़े बड़े चोर 1-1 अरब, 2-2 अरब, 6-6 अरब, बिलियनर है। तो उनकी वैल्यू इसीलिए हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है क्योंकि हमने कल्चर के ऊपर, एथिक्स के ऊपर एजुकेशन का फोकस नहीं रखा है। आगे आते हैं, राइट टू मटीरियल परसूट, ये भी फुलफिलिंग दी पोस्ट मॉडर्निज्म है। एजुकेशन फॉर इंडस्ट्री, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, ये तो लिखा है सब्सिडियरी पर्पसेस, और जो ट्रेडिशनल व्यू है एजुकेशन का वो क्या है? आगे लिखा है ट्रू मीनिंग एंड बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन। ट्रू मीनिंग क्या है एजुकेशन का? एजुकेशन का ट्रू मीनिंग कोप कहता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, अपनी ज़िंदगी के ऊपर सोच विचार करो, उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, फिर उससे कंसेप्शन, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करो और लाइफ को बेहतर बनाओ। बीएफ स्किनर कहते हैं चेंज इन बिहेवियर, आपके बिहेवियर में जो तब्दीली आ जाती है, इसको सोशल बिहेवियर बना लें। फिर सोशलाइजेशन, आपको कल्चर किया जाए, आपके कल्चर कूट कूट के एजुकेशन आपके जिस्म में भर दे और आप इस ग्लोबल सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को फिट इन करते हो इंसानियत के लिए। इनेबलिंग इंडिविजुअल्स, इसका मतलब फिर पर्पस क्या हुआ? इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू फिट इन सोसाइटी, breathe in them the sense of justice, recognize the purpose of their existence, elevate their characters to the extent of humility। आपका करेक्टर कैसे पता चलेगा? किसी बंदे का करेक्टर बहुत हाई है, पता चलेगा कि वो कितना हम्बल है। जो ज़्यादा हम्बल होगा, जो के हक जो है दंगा फसाद नहीं करेगा, पावर होने के बावजूद माफ़ कर देगा, तो इसका मतलब है कि उसका करेक्टर बड़ा पावरफुल है और वो उसको हम्बल बना देता है। जो हॉटी होता है, बदतमीज़ होता है, उसका मतलब है कि उसका कैरेक्टर इतना अच्छा बिल्ड नहीं हुआ। रेज कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल टोन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की एक तरह की इंटेलेक्चुअल टोन जो एनालाइज कर सके चीज़ों को, क्रिटिसाइज़ कर सके चीज़ों को। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये है सही, जो अगर आप कहें कि कौन सी सोसाइटी क्रिटिकल है, जो राइट को रॉन्ग से अलहदा कर दे, जो जस्टिस या तवाज़ुन को बरकरार रखे। अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, हाई एथिक्स, इनलाइटन देयर सोल्स, ये हो गए मेन मकसद एजुकेशन के, और ट्रू मीनिंग भी हमने। आगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी इस एजुकेशन की, जो हमने अभी बात की है, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन एज ए टूल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, उसकी क्या होगी? ये मैं बहुत सारा कुछ लिखना चाह रहा था इसमें, लेकिन चूंकि जगह की कमी की वजह से इतना नहीं लिख सका। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पूरी दुनिया में पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हमारी सोसाइटी में पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जहाँ पर मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के लोग, मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ रहें अगर एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग करे। ओवरलुकिंग बाइसेस, छोटी छोटी बाइसेस ना रखें। मेरी ज़ात बड़ी है तो मैं बाइस्ड हूँ दूसरी ज़ात के बारे में, मेरा सेक्ट ये है तो मैं दूसरे सेक्ट के बारे में बाइस्ड हूँ, बाइसेस के बगैर। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल विलेज विद लर्निंग टू लिव टुगेदर, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कामयाब बनाना चाहते हैं, ग्लोबल सोसाइटी को, तो फिर पोस्ट मॉडर्न वैल्यूज़ से निकलना पड़ेगा और रियल वैल्यूज़ की तरफ एजुकेशन की आना पड़ेगा, और उसमें लर्निंग टू लिव टुगेदर किस तरीके, क्योंकि ग्लोबल विलेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट एक हो, इसका मतलब है आपस में मिल के भी रहें। और मिल के कैसे रहते हैं?
जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, टॉलरेंस होगी, प्लुरलिज्म होगी, लिबरलिज्म होगी, मॉडरेशन होगी। तो सोशल मोरालिटी विद इम्पैक्ट with empathy, social morality with empathy। जो एजुकेशन ट्रेन करे इंटेलिजेंस को फॉर सोशल मोरालिटी, अच्छा करने के लिए, और विद द फीलिंग ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। सिंपैथी होती है जब आप जा रहे हो किसी जगह से और पास में कोई 2-3 लोग जख्मी पड़े हुए हैं बुरे तरीके से, क्रिटिकल हालत में, आपको ओ हो यार कितनी बुरी हालत है, अल्लाह इसकी मदद करे, ये है सिंपैथी। एम्पैथी क्या है? जब जा रहे हो तो आप महसूस करो कि ये जो लोग पड़े हैं, हो सकता है मेरे यहाँ पे अपने भाई बहन हो या अपने वालिदैन हो, ये उनकी जगह पे, आप फ़ौरन गाड़ी रोकते हो, उनके पास जाते हो, उनकी मदद करते हो, और ऐसी मदद करते हो जैसे आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हों। इसको कहते हैं एम्पैथी। वो एम्पैथी हो, वो एजुकेशन का काम है। तो इस तरीके से ये रेसिपी है टू ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक इवल्स। हमारी सोशल और इकोनॉमिक इवल्स, इसको अगर सम अप करें तो पॉवर्टी है, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, या फिर ये 2 चीज़ें जो है मेन सोशल और इकोनॉमिक इवल्स हैं। इसको अगर ख़त्म करना है तो फिर सोशल मोरालिटी को एजुकेशन का मेन पर्पस बनाना पड़ेगा, एम्पैथी को, अपनी इंटेलिजेंस को सेट करना पड़ेगा इस एजुकेशन के साथ। उसके साथ आप नीचे कंक्लूजन लिखते, बीच में कहीं पे मेरे पास जगह नहीं थी तो बीच में कहीं बैकग्राउंड भी, नॉलेज भी लिख सकते हैं, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फर्ज करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसके पास जितना है, किसी ने दीन के बारे में पढ़ा है, कोई 7वीं 8वीं किताब पढ़ी है उसने इस्लामियात की, तो उसको अचानक वाक़या याद आ जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला काम किया था मदीना में आने के बाद, वो मस्जिद नबवी और सुफ़ा का चबूतरा बनाया था। ये ज़हन में आ जाता है उसके। तो फिर आप कहो कि मस्जिद नबवी और सुफ़ा का चबूतरा वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इस्लाम where education was delivered. What was it? A science and technology? Was it the science and technology which was a part of the curriculum? Was it the mathematics or what? क्या वहाँ पे पढ़ाते थे? एथिक्स पढ़ाते थे, कैरेक्टर्स बिल्ड करते थे, और एक एक वहाँ का सहाबी, एक एक कंपेनियन और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकला, और निकल के उसने एक एक मुल्क को फतह किया। अगर आपको किसी को ये वाक़या पता, वो उसमें इसको जोड़ दे। किसी को पता है कि भाई जिस ज़माने में ताजमहल बन रहा था, उस ज़माने में ही ताजमहल और ऐसी बिल्डिंग्स बन रही थी, पता नहीं कितना पैसा, तो उसके फ्रैक्शनल ऑफ मनी से ही इंग्लैंड में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस और उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बन रही थी। वहाँ के निकले हुए एक एक लड़के ने ना सिर्फ एक एक ऐसे मुल्क को फ़तह किया जिसमें ऐसे बहुत सारे ताजमहल थे, जैसे इंडिया को भी फ़तह किया। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको कैरेक्टर, और फिर जब इस एजुकेशन के बाद जब कॉलोनियलिज्म हुई और वाइट मैन्स बर्डन का कॉन्सेप्ट आया, वो जैसा भी कॉन्सेप्ट था, उनका कॉन्फिडेंस था कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, बिकॉज एजुकेशन हैड पम्प्ड इनटू देम दैट दे वर बेटर ऑफ। तो आप ये लिख सकते हो। आप रेनेसेंस की मिसाल दे सकते हो कि यूरोप ने क्रूसेस के साथ कोशिश की मुसलमानों की पावर को तोड़ने की, अपने आप को रेस करने की, नहीं हो सकी, फेल हो गए। लेकिन उसके बाद फिर रेनेसेंस जो आता है, यानी कि रिवाइवल ऑफ नॉलेज आता है, 300-400 साल उन्होंने सिर्फ पढ़ा, यूनिवर्सिटीज़ बिल्ड की, और स्टार्ट कहाँ से किया? एथिक्स से। वही एथिक्स, वही लिटरेचर, वही ह्यूमैनिटी पढ़नी शुरू की, और फिर उसके बाद उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरी चीज़ें स्टार्ट हुई। पहले एथिक, पहले कैरेक्टर बिल्डिंग की। आप ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो। जिसके पास जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिससे मिलता जुलता है वो उसको दे। 3-4 मेजर इवेंट्स में देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे एजुकेशन, जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एजुकेशन है, उसने सपोर्ट किया मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को रेस करने के लिए अपने आप को। तो इस तरीके से इसका जवाब आप लोगों ने